नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया फ्री लर्निंग मिशन। आज बच्चों हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे और कैसे बजट पेश होता है, कैसे बजट पास होता है, किन किन समितियों से होकर निकलता है, मतलब जांच होती है। एकदम ए टू जेड पॉइंट पढ़ेंगे। और करंट अफेयर का छोटा सा पोर्शन रहेगा बजट 2026, उसको बहुत शॉर्ट्स में बताऊंगा। मैं ज़्यादा विस्तार से सिर्फ करंट में ही बता दूंगा उसे, क्योंकि साल बदलती रहती है और मैं स्टैटिक पोर्शन करा रहा हूँ इस समय। करंट कराऊंगा एक साल की एक ही बार में, 5 से 7 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा और पूरी पॉलिटी की करंट अफेयर समाप्त करा दूंगा। तो अब हम बजट के बारे में पूरा पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर। सबसे पहले आप इनका चेहरा देख लीजिए। ये यही है निर्मला ताई, जो बजट पेश करती हैं। ये वित्त मंत्री हैं बच्चों। और बजट आर्टिकल 112 में बजट का विवरण है। और बजट हमारे संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है, इतना सभी जानते होंगे। इसकी जगह इसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये निर्मला ताई हैं। पहले बच्चों एक ये बजट पहले एक चमड़े के बैग में प्रस्तुत किया जाता था। किसमें? चमड़े के बैग में। और चमड़े के बैग से बच्चों ये फिर पेश किया जाने लगा इसमें। इसे बोलते हैं लाल रंग का बही खाता। लाल रंग का बही खाता, इस बही खाते में पेश किया जाने लगा बीजेपी के आने के बाद। अब बच्चों डिजिटल रूप से टैबलेट के माध्यम से बजट पेश किया जाता है। डिजिटल रूप से बजट डिजिटल रूप से कब पेश होने लगा, ये आप मुझे बताओगे, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। ये क्वेश्चन बनेगा, डिजिटल रूप से कब पेश होने लग गया। अब बच्चों बजट की शुरुआत करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, बजट से पेश होने से पहले 10 दिन पहले ये हलवा सेरेमनी होती है। इसमें बजट से संबंधित लोगों को हलवा खिलाया जाता है और उन्हें एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है ताकि गोपनीयता बनी रहे। ये होती है हलवा सेरेमनी। और वो लोग काम करते हैं। आप फोटो मैंने आपको दिखा दिया। पूछे तो बजट शुरू होने से पहले कौन सी सेरेमनी होती है, तो हलवा सेरेमनी। इसके बाद बजट के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल बच्चों 112 में है बजट। और बजट बुजुट शब्द से लिया गया है, जो फ्रांस की भाषा फ्रेंच, जिसका मतलब है बच्चों चमड़े का छोटा थैला। क्या मतलब है? ये जो जो शब्द मैं हाईलाइट कर रहा हूं उन्हें आप देखते रहना। चमड़े का छोटा थैला, और किससे? बुजट से। आर्टिकल बच्चों 112 में है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे बजट के इतिहास। अंग्रेजों के टाइम पे सबसे पहले बजट पेश किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। ये ध्यान रखना है, इतना ही। और बच्चों 1924 में, लगभग 64 वर्ष बाद, रेल बजट, क्योंकि रेल बजट बहुत भारी बजट हो गया था, क्योंकि अंग्रेज रेल पे बहुत कार्य कर रहे थे, तो उसमें बहुत ज्यादा धन खर्च होने लग गया। तो उन्होंने रेल बजट को 1924 में, जो टोटल बजट है उससे अलग कर दिया। टोटल बजट से रेल बजट को 1924 में अलग कर दिया गया। किस कमेटी के द्वारा? एक वर्थ कमेटी के द्वारा। एक वर्थ कमेटी की सिफारिश के द्वारा। एक वर्थ कमेटी पूछी जाएगी किससे संबंधित है? रेल बजट से संबंधित, ठीक है। अब बच्चों ये तो हमने गुलामी का दौर पढ़ लिया। अब बच्चों हम आजादी का दौर पढ़ लेते हैं। आजादी के दौर में बच्चों सबसे पहले बजट आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम चेट्टी ने बजट पेश किया और पहले बजट की कुल आय, टोटल आय थी हमारे जो देश की, इतनी थी 171.15 करोड़। तो ये ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। षणमुगम चेट्टी और टोटल आय 171.15 करोड़। अब बच्चों गणतंत्र कब? 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के बाद 28 फरवरी 1950 को पहला गणतंत्र बजट जॉन मथाई ने पेश किया। किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। ध्यान रखना है गणतंत्रता के बाद। बच्चों पहले बजट अंग्रेजी में ही छपता था हमारा, लेकिन 1955 में वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख, वित्त मंत्री जो हमारे थे सी.डी. देशमुख, इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापना शुरू कराया। सी.डी. देशमुख ने। बच्चों समझ गए? अब बच्चों इसके आगे चलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में किसने बजट छपवाया? जल्दी से बताओ। सी.डी. देशमुख। ऐसे याद करना आपको बार बार पीछे जाके। अब बच्चों हम अपने आधुनिक युग पे आ जाते हैं। आधुनिक युग, पहले मैंने बताया है कि चमड़े का बैग था, फिर लाल रंग का बही खाता आया। लाल रंग के बही खाता के बाद डिजिटल आने लग गया बजट, और डिजिटल बीजेपी के राज में आना शुरू हुआ। पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पे 5 बजे आता था, ये समय याद नहीं रखना है। पहले बच्चों बजट जो फरवरी का लास्ट दिन होता था, या तो 28 मान लो या 29 फरवरी, वो डिपेंड करता था साल के हिसाब से, इस तारीख को पेश होता था। लेकिन 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश होने लग गया। 1 फरवरी से बजट पेश होने लग गया, ताकि बच्चों 1 अप्रैल से पहले सब तैयार हो जाए। क्योंकि जो हमारी वित्त ईयर होती है, वित्त ईयर बच्चों, वित्त ईयर शुरू होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल तक हमारा बजट समाप्त हो जाए, पूरा बजट पास हो जाए, तो नई साल शुरू हो जाए। बच्चों फिर से 2017 में रेल बजट जो अलग किया था एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर 1924 में, वह मोदी सरकार ने उसे आम बजट में मिला दिया। जो हमारा बजट पेश होता है उसी आम बजट में मिला दिया। 2019 में बच्चों वित्त मंत्री ने चमड़े के सूटकेस की जगह बही खाता यूज किया। इसके बाद 2021 में कोरोना काल के दौरान देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल टैबलेट बजट पेश किया गया। कब? 2021 में। वर्ष कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बाई चांस पूछ ले तो याद भी कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोरोना महामारी के बाद 2020 में कोरोना आया था, तो 1 साल बाद डिजिटल बजट पेश किया जाने लग गया। अब बच्चों बजट के बारे में कुछ अनोखी चीज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बजट बच्चों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया गया है। और बच्चों पहली महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और ये प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थी। तो इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए पहली महिला हैं जिन्होंने बजट पेश किया गया। कौन? इंदिरा गांधी, 1970 में। जबकि निर्मला सीतारमण ने देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। उन्होंने बच्चों 2024 में मोरारजी देसाई के बराबर लगातार 6 बार बजट की बराबरी कर ली, और 2026 में बच्चों वो 8 बार पार करके ये मोरारजी देसाई से आगे निकल गए हैं। लगातार 8 बार इन्होंने पेश किया बजट। समझ गए? अब बच्चों ये तो इतिहास पढ़ लिया, अब हम बजट की प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, बजट की प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार। बहुत ध्यान से देखेंगे इसे, और सिंपल चीजें है, और एक बार इसे देख लो, फिर आप कभी इसे भूलोगे नहीं।
बच्चों बजट को संसद में पेश किया जाता है। संसद में बच्चों इसके लिए जो वित्त मंत्री है ये पेश करते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश पे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे। राष्ट्रपति की यहाँ पे अनुमति ले लेंगे, पहले अनुमति लेंगे, पूर्व अनुमति, फिर बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट को। पहले बजट का ये प्रस्तुतिकरण करती हैं पहले चरण में, और बजट पर भाषण देती हैं, पहले चरण में बच्चों। फिर दूसरे चरण पे बच्चों इस बजट को दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में आम बहस होती है। इसमें पहले तो ओनली निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं बजट के बारे में विस्तार से बताएंगी, भाषण देंगी, पटल पर रखेंगी पहले चरण में। दूसरे चरण में बच्चों लोकसभा राज्यसभा में रख देंगे, तो लोकसभा राज्यसभा में बहस होती है, दूसरे चरण में बहस होती है बहुत अच्छे से। बहस होने के बाद बच्चों तीसरे चरण में इस पर वोटिंग होती है, तीसरे चरण में इस पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में बच्चों अनुदान की जो अनुदान है, अनुदान का मतलब है कि जितना मंत्रालयों को चाहिए खर्च के लिए, किस मंत्रालय को कितना चाहिए, प्रत्येक मंत्रालय अपने खर्च की मांगों पर अलग अलग चर्चा मतदान होता है लोकसभा में। जैसे रेलवे मंत्रालय है, इस पर अलग चर्चा होगी, और ये रेलवे पर अलग मतदान होगा लोकसभा में। क्योंकि बच्चों 24 समितियां होती हैं, 24 समितियां अलग अलग मंत्रालयों की समितियां होती हैं। वो सब समितियां अपने अपने मंत्रालय का खर्चा बताती हैं कि इस साल इतना खर्चा हम लेंगे, इतना पैसा लेंगे जो हम काम में लगाएंगे। तो लोकसभा में प्रत्येक समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है, और लोकसभा में खर्च के लिए फिर मतदान होता है। समझ रहे हो, अलग अलग मतदान होगा बच्चों। मांगों पर मतदान करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा में मतदान नहीं होता है, वोटिंग नहीं होती है कि बजट पास होगा कि नहीं। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा होती है, राज्यसभा पे चर्चा होती है मत बस। गिलोटिन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में संसद वाले में बता दिया है कि कोई भी फ्रेज जिस पे समय नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है और डायरेक्ट उस पर मतदान हो जाता है, इसे गिलोटिन बोलते हैं। तो चौथा चरण समझ में आ गया। ये चरण याद नहीं रखने हैं आपको, याद रखने हैं तो सिर्फ बच्चों वाचन। मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे होगा। जैसे पहले चरण में बच्चों निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पटल पर रखेंगी बजट को, फिर दूसरे पे बहस होती है लोकसभा, तीसरे पे बच्चों मतदान होता है, और चौथे पे बच्चों सभी समितियां अपना अपना खर्च रखती हैं, और खर्च रखती हैं चौथे चरण में, और उस खर्च पर सभी मंत्रालयों का अलग अलग से मंत्रालयों का यहाँ एक साथ बजट पे वोटिंग होती है, यहाँ अलग अलग मंत्रालय जो खर्च रखते हैं उस पर वोटिंग होती है, मतदान होता है। समझ गए। तो चरण आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है आपको वाचन। वाचन मैं आगे बता दूंगा। चौथे चरण में मालूम हो गया बच्चों क्या होना है। पांचवें चरण में देखो क्या होगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पांचवें चरण में बच्चों विनियोग विधेयक पारित होता है। विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा जब तक, तब तक पैसा नहीं निकाल सकती सरकार भारत के खजाने से। संविधान के अनुसार संसद की मंजूरी के बिना सरकार भारत की संसद निधि से एक भी रुपया नहीं निकाल सकती। और मंजूरी कैसे मिलेगी संसद की? विनियोग विधेयक पारित करके। विनियोग विधेयक बच्चों पारित होता है, अनुच्छेद 114 के रूप में इसे पेश किया जाता है। इसे पास होने के बाद ही सरकार को खजाने से पैसा निकालने की कानूनी अधिकार मिलता है। और बच्चों विनियोग विधेयक कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत से। याद रखना कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत से। फिर बच्चों वित्त विधेयक आता है। इसके बाद वित्त विधेयक इसलिए लाते हैं क्योंकि विनियोग विधेयक के माध्यम से बता दिया जाता है कि इतना पैसा मिल गया। अब हमें को पता है बच्चों, एक चीज याद रखना,
हमारा जो राजस्व प्राप्ति है, मतलब कुल भारत की आय है, उससे बच्चों राजस्व व्यय बहुत ज्यादा होता है। मान लो 100 रुपए की आय है तो हमारा खर्च 150 रुपए का होता है। तो ये 50 रुपए के खर्च को कम करने के लिए वित्त विधेयक लाया जाता है। इसमें बच्चों टैक्स की जो नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स में बदलाव करना, ताकि हम राजस्व व्यय को बराबर कर सकें राजस्व प्राप्ति से, क्योंकि हर बार हमारा बजट घाटे में ही रहता है। ठीक है, तो कानून रूप देने के लिए इसे लाया जाता है। बच्चों इस विधेयक को पास होते ही बजट की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब मैं वाचन के बारे में आपको बता देता हूँ, वाचन क्या होता है, रीडिंग क्या होती है। रीडिंग बच्चों, प्रथम वाचन में क्या होता है, रीडिंग का मतलब है चूंकि बजट दो विधेयकों, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के रूप में पास होता है, इसलिए इसमें विधायी प्रक्रियाओं के तहत 3 वाचन होते हैं, लेकिन वे पारंपरिक विधेयकों से थोड़े भिन्न होते हैं। प्रथम वाचन में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करना और बजट भाषण देना इसका प्रथम वाचन माना जाता है, ध्यान देना है। द्वितीय वाचन क्या माना जाता है, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच और लोकसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान की पूरी प्रक्रिया द्वितीय वाचन के अंतर्गत आती है। यह सबसे लंबा और महत्वपूर्ण चरण है, द्वितीय वाचन। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तृतीय वाचन में बच्चों विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक लास्ट में पास होते हैं। पास होने के बाद इनकी वोटिंग होती है तृतीय वाचन में। बच्चों इसमें विपक्ष क्या कर सकता है, विपक्ष बच्चों इसकी आलोचना कर सकता है नीतियों की, कि सरकार की नीति खराब है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन कर रखा है जिसकी वजह से भारत की आर्थिक नीतियां में सुधार नहीं हो पा रहा, ना भारत की आय बढ़ रही है। ऐसे सवाल बच्चों 3 तरह से ये पेश करती है, और इनके जवाब में वह कटौती प्रस्ताव लाती है विपक्ष, कि भैया हमें आप पर भरोसा नहीं है जो आपने नीति बनाई है। एक तो बच्चों नीतिगत कटौती है। नीतिगत कटौती में क्या होता है बच्चों, विपक्ष सरकार को घेरता है कि आपने जो रुपया मांगा है वह राशि बेफजूल है, इसकी मांग को हम 1 रुपया करना चाह रहे हैं। ये बिना बात के आप पैसा ले रहे हो, करप्शन करोगे, कोई काम नहीं करोगे। तो नीतिगत कटौती में जो बजट, जो अनुदान मांगा गया है उसे 1 रुपया करने के लिए कहा जाता है विपक्ष के द्वारा। दूसरी है बच्चों मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष का मानना होता है कि सरकार किसी काम के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा ले रही है, मतलब इस काम के लिए 50 रुपए लगेंगे, ले 100 रही है, तो वो कम करना चाहते हैं, एक निश्चित मात्रा में कटौती करना चाहते हैं उसमें। तो विपक्ष इस तरह का प्रस्ताव लेके आता है। एक होती है बच्चों सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष सरकार की किसी विशेष शिकायत या कमी को सामने लाने के लिए मांग की राशि में से मात्र 100 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखता है। सांकेतिक कटौती में बच्चों ये क्या होता है कि विपक्ष ये चाहता है कि आप जो कमी कर रहे हो ये कमी सही नहीं है, इसे सुधारो, और इसका संकेत देके वो बोलती है कि इसमें से जो आपने अनुदान मांगा है इसे 100 रुपए कम करो, 100 रुपए कम करो। तो ये 100 रुपए भी सरकार की कमियां बताते हैं, ये ध्यान रखना, सांकेतिक है ये। तो ये तो हो गई बच्चों बजट की पूरी प्रक्रिया। अब मेरे हिसाब से किसी की समझ ना आई हो तो एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन कराता हूं मैं, समझ रहे हो। पहले मैंने बहस बहस बता दी है, पूरी चीज बता दी है, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। दोबारा 3 बार बताने से कोई फायदा नहीं है, तो इस पर रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता। एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लेना, अगर समझ ना आए, वैसे तो एक बार में आ जाएगा। बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया बता दी है बच्चों। हमारा 2026 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया था, 7.4% कि हमारा ग्रोथ रेट है, यानी विकास दर, विकास दर हमारी कितनी है, 7.4%। ये मैं इकोनॉमी में विस्तार से बताऊंगा, इतना आप बस आप समझ लो 7.4% है। बच्चों एक चीज और बता देता हूं,
इस समय जो हमारा राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.3% है। मतलब राजकोषीय घाटा किसे बोलते हैं? राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, क्योंकि हमारा ये घाटा ही होगा हमेशा, राजकोषीय घाटा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें हमेशा ही घाटा होता आ रहा है क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा है, क्योंकि हम बार बार उधार लेते रहते हैं। कि हमारी जीडीपी का लगभग 85% अभी हमारे पास हम कर्ज में हैं। जितनी हमारे भारत की जीडीपी है उसका 85% हमने उधार ले रखा है। समझ रहे हो? जितनी जीडीपी है। और बच्चों हमारा कुल राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3% इस वर्ष का 2026 का राजकोषीय घाटा। बस आप याद रख लेना, ये बाकी की चीज इकोनॉमी की है, इकोनॉमी में समझा देंगे। अब बच्चों ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है इस समय पैसा तो पूंजीगत खर्च है। पूंजीगत खर्च क्या होता है बच्चों? जैसे हाईवे बनाना, रेलवे बनाना, मतलब रेल की पटरी बनाना, कॉरिडोर बनाना, कुछ लॉजिस्टिक लाना, उनमें सुधार करना, सेना के उपकरण लाना, ये तो रक्षा में पहुंच जाएगा। कोई भी लॉजिस्टिक सुधार, मशीनरी लाना, जिससे ये पूंजीगत खर्च में सबसे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है, और ये तो अच्छा संकेत है। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। रक्षा मंत्रालय पे बच्चों इतने रुपए खर्च किया गया है, सड़क परिवहन पे इतने खर्च किया गया है, रेलवे में इतने खर्च किया गया है। बच्चों ये याद आप रखना है आपको। 2,73,108 करोड़, ये करोड़ में है, ठीक है? ये जितने भी रुपए हैं करोड़ में है। इतने रुपए बच्चों ग्रामीण विकास पर खर्च कर रही है। गृह मंत्रालय ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतने रुपए मांगे हैं। कृषि का भी याद रखना है आपको, 1,62,671 करोड़ रुपए कृषि पे इतना खर्च किया जा रहा है। शिक्षा पे याद रखना है बच्चों, 1,39,289 करोड़ रुपए। बच्चों शिक्षा और कृषि और ग्रामीण विकास, मेरे हिसाब से जितना भी पैसा ये बटा है बेफिजूल है। सरकार को मालूम होना चाहिए 1% भी इससे देश को फायदा नहीं हुआ है। 1% नहीं, सिर्फ करप्शन में ये पूरा पैसा गया है, करप्शन में 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है। और हमारे बजट का ऐसे ही व्यय होता है, साल दर साल 80 साल हो गए, आज तक हमारे देश में कोई भी पैसा अच्छी जगह लगा ही नहीं। क्योंकि बच्चों अब मैं बोल नहीं सकता ज्यादा, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इन चीजों पे। हमारे देश का कभी विकास नहीं होगा क्योंकि बच्चों हमारी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत अनपढ़ है और बहुत भोली है, जो एक भाषण में ही इधर से उधर बदल जाती है। समझ रहे हो? तो ऊर्जा पे इतने खर्च हुए हैं, पूछने वाली चीज है। याद रखना बच्चों, 74,560 आईटी और टेलीकॉम पे खर्च हुए हैं। ये बहुत कम है, इसमें बहुत बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि आजकल आईटी और टेलीकॉम बहुत आगे जा रहा है सभी देशों का, हमारा पिछड़ रहा है। बच्चों सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा किया गया है। सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा विक्रम चिप के बारे में, तो सेमीकंडक्टर समझ लो, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे फंड बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है सरकार ने 2026 के बजट में। अब बच्चों मैं एक बार समितियों के बारे में बता देता हूं। मैंने बताया ना, विभिन्न समितियां चेक करती हैं बजट को, चरण बता दिया है। जैसे बताया तो है, निर्मला सीतारमण पहले पेश करेंगी राष्ट्रपति की सिफारिश पर, यानी वित्त मंत्री। दूसरे चरण में बच्चों इस पर बहस होगी लोकसभा और राज्यसभा में। तीसरे चरण में बच्चों, तीसरे चरण में मतदान होगा बजट पर। चौथे चरण में ये समितियां, 24 समितियां हैं। 24 समितियां कौन कौन सी हैं ये मैं अभी बता रहा हूँ। 24 समितियां हैं, ये अपने अपने मंत्रालयों का खर्च बताएंगी, मंत्रालयों का खर्च बताएंगी और अपने खर्च पे इनके पे वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद बच्चों
फिर विनियोग विधेयक लाया जाएगा। विनियोग विधेयक लाने के बाद बच्चों वित्त विधेयक लाया जाएगा। ये बजट की प्रक्रिया है। बजट में बच्चों सिर्फ मतदान लोकसभा में होता है, लोकसभा में मतदान होता है मात्र। राज्यसभा में सिर्फ बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है। समझ रहे हो? तो बस इतना ही ब्रीफ करके बताना था मुझे। अब बच्चों इन 24 समितियों की मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। प्रत्येक समिति में बच्चों 31 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति में 21 लोकसभा सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। 31 सदस्यों में से लोकसभा के बच्चों 21 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं, ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल बच्चों 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। बच्चों कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होती है, मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। अब इन समितियों के बारे में मैं बता देता हूं विस्तार से। इन समितियों को 2 भागों में बांटा गया है। 24 में से 8 समितियां तो हैं राज्यसभा की और 16 समितियां हैं बच्चों लोकसभा की। राज्यसभा की समितियां देख लो कौन कौन सी हैं। जैसे वाणिज्य समिति, गृह मामले समिति, मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन समिति, परिवहन पर्यटन संस्कृति समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय समिति। ये 8 है राज्यसभा की। इसमें से आपको याद रखनी है, एक तो ये कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति, परिवहन को आप याद कर लोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन समिति। ये राज्यसभा की 8 समितियां हैं। 16 समितियां लोकसभा की हैं। लोकसभा की कृषि समिति है, कमेटी और इंफॉर्मेशन है, रक्षा समिति है, ऊर्जा समिति है, विदेश मामले समिति है, वित्त समिति है, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति है, श्रम समिति है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति है, रेलवे समिति है, सहकारी शहरी विकास समिति है, जल संसाधन, रसायन उर्वरक, ग्रामीण विकास, कोयला इस्पात, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता समिति। ये बच्चों आपको याद रखनी है, याद हो जाएंगी। बस 1-2 बार आप याद करो, क्योंकि मेन है ज्यादातर वो लोकसभा में है, मेन ज्यादातर लोकसभा में है। इन समितियों की संरचना मैंने बता दी है। ये बच्चों अपने अपने मंत्रालय का, जैसे कोयला एवं इस्पात समिति, ये अपने मंत्रालय का खर्च बताइए, इतना खर्चा होना है, इस खर्चे को ये रखते हैं। अलग अलग इन पर वोटिंग होती है और पैसे की ग्रांट मिलती है जब विनियोग विधेयक पारित होता है। अब बच्चों आपने पढ़ी होगी कि सर ये तो समिति हमने कभी नहीं पढ़ी। ये खर्च बताने के लिए 24 समितियां हैं। और जो ये मेन समितियां हैं जैसे लोक लेखा समिति, इनका काम है बच्चों कि ये देखती है कि सरकार ने जो पैसा खर्च कर दिया है, क्या वह सही तरीके से खर्च हुआ है या उसमें कोई घोटाला या बर्बादी हुई है। ये समितियां देखती हैं जो आपने पढ़ी है पहले। समझ रहे हो? लोक लेखा समिति में बच्चों ये सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समिति है। सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। इसमें बच्चों 22 सदस्य होते हैं। ये समिति याद रखनी, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। और इस जैसी सेम एक समिति और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें बच्चों मंत्री इसका कोई सदस्य नहीं होता। किसी भी समिति में मंत्री सदस्य होता ही नहीं है ज्यादातर। बच्चों इसमें अध्यक्ष ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। क्वेश्चन आ जाएगा किस समिति में विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है, तो वह समिति है लोक लेखा समिति। बच्चों इसके कार्य हैं जैसे कैग है। कैग हमारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सब की जांच करता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार तो नहीं किया। कैग जो कंट्रोलर है, कैग के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कैग अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है और ऐसे कैग के बारे में विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो कैग ऑडिट करता है जितने भी सरकारी संस्थान हैं कि उनमें भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची और वित्तीय अनियमितता
तो नहीं हुई है, तो उनकी जांच करता है। लेकिन कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। कौन? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, जो विपक्ष का नेता होता है। समझ में आ गई लोक लेखा समिति? बताऊं? 15 सदस्य कहां से होते हैं? 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, कुल 22 सदस्य होते हैं। विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। कार्य इसका कैग की रिपोर्ट को जांच करना होता है और सरकार का खर्चा देखना है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। दूसरी बच्चों प्रांकलन समिति, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसी समिति कौन सी है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य हैं? तो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं किसमें? प्रांकलन समिति में। इसका बच्चों अध्यक्ष हमेशा रूलिंग पार्टी का होगा और लोक लेखा में विपक्ष का होगा। इसका मुख्य कार्य है बच्चों एस्टिमेट लगाना, जैसा इसका नाम है प्रांकलन का, आंकलन करना। बजट में दिए गए आंकलन मतलब खर्च की अनुमान लगाना कि ये खर्च कहीं ज्यादा तो नहीं बताया, ज्यादा बताया तो इसे कम किया जाए, तो प्रांकलन करते हैं इसमें, प्रांकलन समिति में। ठीक है। और नंबर 3 है बच्चों सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। इसका काम है बच्चों सरकारी कंपनी LIC, SBI, ONGC, सेल आदि के कामकाज और उनके खातों पर नजर रखती है। इसका गठन 1964 में, ये याद रखना, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। 1964 में किस समिति की सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की। इसमें बच्चों 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं इसमें भी। और इसका काम होता है सरकारी PSU के खातों और कैग रिपोर्ट की जांच करना और यह देखना कि सरकारी कंपनियां व्यावसायिक सिद्धांतों कुशल व्यवहारिक तरीकों अनुसार चल रही हैं का नहीं। ये सार्वजनिक उपक्रम समिति है। और लोक लेखा में बच्चों मैंने बताया है कि कैग की रिपोर्ट की जांच करना। और कैग की रिपोर्ट क्या कहती है कि जितना भी सरकार ने पैसा मांगा है, पूरी सरकार ने, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं किया है? लोक लेखा समिति ये कहती है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये समितियां भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब बजट में पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे बजट समाप्त होता है। बजट के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया, वाचन पढ़ लिए, और तो कुछ बचा नहीं है बजट के बारे में। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस आज बच्चों इतना ही। ये बजट का एक पूरा लेक्चर है, इससे ज़्यादा इसमें हम पढ़ेंगे नहीं। आगे आप अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और कैग, जितने भी महान्यायवादी, ये सब पढ़ के कल हम संसद यानी संघ को खत्म कर देंगे। संघ को खत्म करके अगले लेक्चर में राज्य को खत्म करेंगे। ऐसे ही हम जल्दी से पॉलिटी को खत्म करके अपना अगला GS का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो नमस्कार।